नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ स्टॉक्स में स्वागत करता हूं। मार्केट कहां तक गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, गिर गिर के कहां जाएगा भैया। आज समय सारे रिटेलर्स को यही प्रॉब्लम सताए जा रही है कि अब और कितना गिरेगा मार्केट। कुछ दिनों पहले तक मुझे ध्यान आ रहा है, ज़्यादा नहीं, के सितंबर के लास्ट की बात है। लास्ट सितंबर जो है था करीब, उसमें हर आदमी सोच रहा था कि मार्केट और कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो देखिए, यही समय है। सितंबर 15 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में हर आदमी कह रहा था भैया मार्केट और कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1.5 महीने हुए हैं और अब दिख रहा है कि मार्केट और कितना गिरेगा, कितना गिरेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि इस बात को आपको एज अ रिटेलर समझने की ज़रूरत है कि ये ह्यूमन नेचर है, ये इमोशन है और यही इमोशन मार्केट को ड्राइव करता है और इसी इमोशन का फायदा स्मार्ट मनी उठाती है। ठीक है। तो देखिए, उस समय लोग सोच रहे थे भाई अगर एक पुल बैक आएगा ना तो फिर मैं मार्केट में पैसे लगाऊंगा। ठीक है। और अब जबकि मार्केट गिरता जा रहा है, लगातार गिर रहा है, तो अब लोगों को, कुछ लोगों ने लगाया भी है, लेकिन अब बहुत से लोग डर रहे हैं। लग रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि बाय द डिप करते करते कितना पैसा डालेंगे, सारा पैसा ही खत्म हो गया, कितना बाय द डिप करेंगे। ठीक है। बाय द डिप की भी कोई एक लिमिट है और कहीं ऐसा ना हो कि ये डिप और नीचे तक चलता चला जाए। तो करना क्या चाहिए और ऐसे सिनेरियो में ये कहां तक जा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए चलिए पहले तो चलते हैं स्क्रीन पर, थोड़ी सी मार्केट की डेटा एनालिसिस, और फिर हम आपसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। चलिए बढ़िया, देखिए ये है निफ्टी। मैं इस समय की बात कर रहा था जबकि ये 15 सितंबर से मार्केट देखिए लगातार एकदम बढ़िया ग्रोथ करते हुए पहुंच गया था 26,277 का उसने हाई बनाया था। और तब लग रहा था कि मार्केट रुकेगा कहाँ यार, ये तो एकदम बढ़ता चला जा रहा है और थोड़ा तो नीचे आना चाहिए, बहुत हो गया। हर कोई कहने लगा था कि नहीं नहीं अब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद एक करेक्शन शुरू हुआ इसमें। ये करेक्शन जो है वो पहले लगा कि पुल बैक है, उसके बाद ये 10% से ज़्यादा का करेक्शन ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। अगर अपने टॉप से देखें तो यहाँ से ये लगभग इस समय 10% इसने पूरा कर लिया, 10.5% एकदम। तो जो करेक्शन की डेफिनेशन होती है, पुल बैक 5% का होता है, करेक्शन 10% का होता है। तो जो 10% करेक्शन की डेफिनेशन है वो ये यहाँ पर अब मार्केट पूरी कर चुका है। अब पिछले कुछ हफ्ते पहले लास्ट वीक में जब मैंने वीडियो बनाया था तो देखिए ये एरिया था जहां पर ये कंसोलिडेट कर रहा था और यहां पर हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाई थी कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गया था। अगर ये 24,500 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन कर जाता तो यहाँ से शायद रिवर्स कर जाता, लेकिन ये वहां से 24,500 की बात से नीचे गिरने लगा। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने के बाद तो फिर पूछिए ही मत, आज बढ़िया 350, लगभग 325 की अंकों की गिरावट निफ्टी में और लगभग 1,000 अंकों की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में आज हमने देखी। अब जो है ये मार्केट जिसका इंतजार चल रहा था वो ये है कि मार्केट जो है निफ्टी, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, वो आ चुका है 200 डे मूविंग एवरेज पर, जो कि है 23,531 के आसपास। ठीक है, यहां पर इस जगह पर 23,550 कह लीजिए इसको, 23,540, 23,550, और यहां पर आकर के अब ये रुका हुआ है। अब ये जगह जो है ना ये मेक और ब्रेक वाली है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज जब ये ब्रीच करता है तो उसके बाद पैनिक सेलिंग आती है। अगर ये नीचे गया तो अभी तो टिकेगा, अभी भी मैं बता दूं एक लेवल जो मुझे दिख रहा है यहां तक पैनिक नहीं आएगा। ये जो सपोर्ट है ना 23,300, 23,400, एक राउंड फिगर में समझिए 23,400 अभी भी यहां पर एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे 23,400 के आसपास आता है, जो कि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पर तक तो ठीक है। लेकिन उसके नीचे अगर गया ना, तो क्योंकि उसके नीचे जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, वो फिर 22,100 और फिर यहां पर आ जाता है 21,700। ठीक है। तो ये पैनिक लेवल फिर ट्रिगर हो जाएगा। पहला तो देखिए ये तो सबसे बड़ा है, ये लेवल 21,750 वाला। ठीक है, लगभग। और उसके ऊपर जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं इस एरिया को हम मान के चलेंगे कि 22,700। ठीक है। लेकिन ये इसके नीचे जाने के बाद पैनिक यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद तो फिर ये इसको बहुत बड़ा फिर पैनिक हो जाएगा। ठीक है।
तो हालांकि हम देखिए प्रोडिक्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता, मार्केट है, कुछ नहीं कहा सकता है। अब हो क्या सकता है, ये जो मूवमेंट है इसको एक बार मैं हटा दूं, सारी लाइनों को थोड़ा क्लियर दिखे। अब ये देखिए क्या है कि बहुत दिनों से ये बढ़ रहा था, अगर आप देखें यहां पर तो अप्रैल 2023 के बाद से प्रॉपरली ये कभी 200 डे के नीचे गया ही नहीं था। उसके बाद जब चला तो यहां एक बार उसने टच किया 200 डे को 27 अक्टूबर को, फिर एक बार 4 जून को उसके आसपास ये ब्लिप में आया था, ये कोई सस्टेन नहीं किया, इसने ब्लिप में आया और फिर क्लोज यहां दिया और वहीं से फिर भाग गया अगले दिन से ही। तो अब जो है 200 डे मूविंग एवरेज को जनरली देखिए टेक्निकल लैंग्वेज की, टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में कहा जाता है कि ये मदर एवरेज है। तो प्राइस कहीं भी जाएगी, एक बार घूम फिर करके बच्चा कहीं भी भाग दौड़ करेगा, घूम फिर करके एक बार मदर के पास आएगा ही, और बहुत ओवरड्यू हो गया था। तो अब ये एक हेल्दी है कि यहां पर आकर के यहीं कहीं साइडवेज कंसोलिडेट करे और फिर ये ऊपर जाए। तो पहले तो हम कुछ इंडिकेटर्स और कुछ टेक्निकल फैक्टर्स देख लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे कि इसमें हो क्या सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखा जाए तो देखिए बैंक निफ्टी भी आज उसने 200 डे मूविंग एवरेज टच कर लिया। इसकी अपवर्ड स्लोपिंग एक सपोर्ट था जिसको उसने आज तोड़ करके बाकायदा पूरा लगभग 1000 पॉइंट का डाउन दे करके यहाँ पे ब्लिप में टच किया था, प्रॉपरली यहाँ टच किया था, यहाँ बार बार टच किया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो है एक रेंज में पहले से ही बना हुआ था और अब जो है यहाँ पर इसने टच सपोर्ट बना लिया। मिड कैप की हालत देखी जाए तो मिड कैप 100 देखिए ये भी 200 डे मूविंग एवरेज पर आ गया है। स्मॉल कैप को देखें तो स्मॉल कैप भी एग्जैक्टली, तो ये देखिए एक बड़ा जैसे ना सिंक्रोनाइजेशन है पूरे के पूरे इंडेक्स में कि ये सब आकर के एक साथ 200 डे मूविंग एवरेज पर टिक गए हैं। ठीक, अब जरा देखा जाए इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स में देखते हैं भैया वोलेटिलिटी कैसी है। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं, 15 के आसपास है, ये कोई बहुत खराब वोलेटिलिटी नहीं कही जाएगी। डॉलर इंडेक्स जब से भाई ट्रम्प गवर्नमेंट बनी है तो वहां से तो थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज हुआ ही है, वहां से 106 पर पहुंच गया, जो कि अभी पिछले 27 सितंबर के आसपास 30 सितंबर के आसपास जो है वो 100 रुपए के आसपास आ गया था, वो यहां से 106 पर पहुंच चुका है। 6% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो डाउ जोन्स में आज एक रिकवरी थोड़ी सी दिख रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, यूएसडी आईएनआर ये जो एक चीज़ है, ये देखिए बहुत स्पाइक किया इसने, जिस दिन ये रिजल्ट आया है उस दिन बहुत तगड़ा स्पाइक किया है और अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई इसने बनाया है 84.41 का, जो कि बहुत अच्छा नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन मेहनत की जा रही है। इससे थोड़ा सा एडवांटेज तो है। एडवांटेज किसको है? आईटी सेक्टर्स को है। इसीलिए आप आईटी सेक्टर्स की कंपनीज में जब यूएस डॉलर बढ़ता है तो आईटी सेक्टर्स को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। क्रूड की अगर पोजीशन देखें तो क्रूड देखिए 68 पर आके टिका हुआ, तो क्रूड इस समय कोई बहुत इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अब थोड़े सेक्टोरल इंडेक्सेस देख लिए जाएं तो सेक्टोरल में देखिए आज सबसे ज़्यादा गिरावट किसमें? रियल्टी में रही। ये तो बाकायदा ये भी देखिए 200 डे तोड़ चुका है। पीएसयू बैंक ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है। मेटल की बात करें, मेटल भी 200 से नीचे जा चुका है और साथ में अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो भी ये सब 200 के नीचे जा चुके हैं। प्राइवेट बैंक ऑलरेडी नीचे है। निफ्टी 500 ये एक्जैक्टली 200 के ऊपर है। पीएससी तो पूछे ही मत। एनर्जी, ये सब एनर्जी तो काफ़ी पहले से गिर चुका है। फार्मा जो है वो इस समय थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बचा हुआ है, 200 तक तो नहीं पहुंचा हुआ है। निफ्टी आईटी को देखते हैं। निफ्टी आईटी भी जो है, निफ्टी आईटी की स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि डॉलर की अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो निफ्टी आईटी को एडवांटेज मिलता है, जिसका ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो है निफ्टी आईटी को एक स्ट्रेंथ है, ये अभी भी 50 के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, एफएमसीजी भी काफ़ी 200 के नीचे गिर चुका है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो जो है वो यही दिखा रहा है कि भैया अब आने वाले समय में अब क्या दिख रहा है, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। कहीं भी रेस्पाइट नहीं है, कहते ना, सब लाल लाल दिखे हैं मुझको। इस समय मार्केट खोलिए तो सारा का सारा लाल ही दिख रहा है। ऐसे सिनेरियो में एक रिटेलर को क्या करना चाहिए और पहले क्या हम इससे बच सकते थे? जी हाँ, बच सकते थे। ध्यान रखिए, इस स्ट्रक्चर को देखें अगर, तो यहां पर ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है और ये लो जिस दिन टूटा, जिस दिन ये लो टूटा है उस दिन अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा भी ग्रीन या रेड में जो भी था, आपको यहां पर इसको बुक कर लेना चाहिए था।
और यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन करके ये नेकलाइन ब्रीच हो गई और इसके बाद पूरा पूरा नीचे आ गया। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा ध्यान रखें कि जब मार्केट, एक तो पहली बात कि जब मार्केट बहुत ऊपर जाए और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखने लगे, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है तो उसे बुक करते चले। हालांकि अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे तो जिन लोगों ने स्मॉल कैप के शेयर लिए थे उनके पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि स्मॉल कैप देखिए पहले से ही, ये सितंबर से ही, फर्स्ट वीक से ही लगातार एक सेल ऑफ फेस कर रहा है। तो शुरुआती दौर जो है वो यहां से दिखने लगा था कि यहां पर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा था, ये बार बार, और ये देखिए इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो बना करके इसने पहले इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। मिड कैप में भी लगभग वही इंडिकेशन था। निफ्टी ने केवल एक एब्रप्ट मूव यहां दिखाया है। ठीक है, तो आप इस एज एन इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा और भी इंडेक्सेस को देख करके, इंडाइसेस को देख करके, और इसको थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये हो क्या सकता है, मार्केट इसमें कहां तक जा सकता है? तो निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखते हैं अभी हो क्या रहा है, चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पे कि हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। देखिए, ये जो गिरावट है इसमें दो चीजें हैं। एक तो एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, दूसरी चीज ये है कि क्वार्टरली जो रिपोर्ट रिटर्न जो अर्निंग्स आई हैं वो बड़ी वीक आई हैं, और क्वार्टर टू वैसे भी मैं बताऊं आपको तो पुअर होने के चांसेस थे भी, और उसके रीजन बहुत तरीके के थे। इस बार देखिए हमारे कोविड के बाद से हमारी जो इकोनॉमी में जो मेजर पुश था, वो पुश किस वजह से था? वो पुश था गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से। लेकिन इस साल 2024 में चूंकि पूरा का पूरा एक आधा साल तो चला गया इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन के टाइम में आप कोई भी नई स्कीम नहीं दे सकते, कैपेक्स वैसे ही डाउन हो जाते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के थे वो सब डाउन हो गए थे। और गवर्नमेंट बनने के बाद जुलाई में जाकर के एक इंटरिम बजट शुरू हुआ, वो बजट भी टेम्परेरी ही बजट है, और अभी भी स्पेंडिंग कोई बहुत प्रॉपर नहीं हो रही है। एक लिमिटेशन है, अभी भी मैं बताऊं कि आप 15% से ज़्यादा अपने बजट का स्पेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मैं बताऊं जो मुझे क्या लग रहा है कि ये देखिए, ये जो गिरावट का दौर है और ये कंसोलिडेशन, सडनली तो यहां से मार्केट ऊपर मूव करेगा नहीं। सॉरी, मैं चार्ट पर आ रहा था, सडनली मार्केट यहां से ऊपर मूव करेगा नहीं। क्या होगा, थोड़ी सी मैक्रो सिनेरियो को समझते हैं। एक तो पुअर अर्निंग वाला चक्कर है, तो सेकेंड क्वार्टर में अर्निंग वैसे ही वीक रहती है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक ड्राइवर यहाँ पर नहीं रहता। जो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो पीरियड होता है ना, वो बड़ा डल पीरियड होता है हर तरीके से, तो उसमें वैसे ही दिक्कत आती है। अब क्या है, जब हमारे यहाँ जब सितंबर से शुरू होते हैं त्योहारों का सीजन, शादियों का सीजन, एक के बाद एक फेस्टिवल, एक के बाद एक त्यौहार और फिर शादियाँ वादियाँ, तो वहाँ से हमारी इंडस्ट्री को वैसे बूस्ट मिलता है। और दूसरा बूस्ट हमें मिलेगा कहाँ से? वहाँ से अर्निंग को भी बूस्ट मिलता है। तो Q3 की अर्निंग हमेशा Q2 से बेटर होती है, और Q4 की अर्निंग सबसे बेटर होती है, क्योंकि वो ईयर एंड होता है और वहां पर कहीं ना कहीं पूरे साल का टारगेट मीट करने की एक दौड़ लगी रहती है सारी कंपनियों में कि मुझे इस साल का टारगेट मीट करना है। इवन गवर्नमेंट एजेंसीज भी लगी रहती हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्डर दे सके, इशू कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकें। तो हर तरीके से एक दौड़ चलती है, और उसका फायदा जो है इकोनॉमिक जो पहिया है, हमारे जो इकोनॉमी का पहिया है, वहां पर तेजी से घूमने लगता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि एक तो ये एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, और इनकी सेलिंग देखिए बहुत लंबी चलती है, 2-3 महीने चलती है, क्योंकि इनके पास बड़ा फंड होता है। और दिसंबर जो है, दिसंबर में वैसे ही इनकी क्लोजिंग होती है, तो ये लोग क्रिसमस की छुट्टियों में जाने से पहले अपने प्रॉफिट वगैरह बुक करके बेच बाच के निकल जाते हैं। तो ये जो आपको सेलिंग का दौर है ना, ये आपको मैं बताऊं दिसंबर तक रुकने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, बट वो साइडवेज वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे। हालांकि इस महीने बहुत ज़बरदस्त कैश, अक्टूबर के महीने में बहुत ज़बरदस्त एसआईपी के फॉर्म में कैश आया है, और अभी भी हो सकता है नवंबर के महीने में भी ज़्यादा कैश आए। ये डोमेस्टिक हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन भैया जब सेलिंग ज़बरदस्त चली रही है, कोई खरीद, मतलब आप हर भाव पर सेलिंग चल रही है, तो उसमें आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे? फिर भी हमारे जो कैश, डोमेस्टिक कैश इनफ्लो है, उसने मार्केट को संभाल लिया है काफ़ी हद तक। बहुत बड़ी गिरावट अभी तक नहीं कही जाएगी। ठीक, अब दिसंबर तक मामला कहीं ये साइडवेज या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। इसमें ट्रैक्शन आएगा 15 जनवरी से, जब Q3 की अर्निंग आनी शुरू हो जाएंगी, तो वहां से थोड़े से पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके ट्रैक्शन, उसकी शुरुआत जनवरी के फर्स्ट वीक से हो सकती है, सेकेंड वीक में भी हो सकती है। फिर असली जो मूव आएगा वो आएगा जब फरवरी में बजट पेश होगा।
इस बजट के साथ, क्योंकि इस गवर्नमेंट का अभी ये पहला प्रॉपर बजट होगा भैया, जून में तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, अभी ये टेम्पररी बजट पे चल रहा है, तो जो प्रॉपर बजट है ना वो देखिए इस गवर्नमेंट का वो फरवरी में आने वाला है, और ये बजट पूरे आने वाले 4-5 सालों की जो दशा और दिशा वो पूरी तरीके से सही तरीके से तय करेगा। और यहां पर मुझे ऐसी आशा दिख रही है कि ये जो है यहां पर गवर्नमेंट अपनी फिर स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है, कैपेक्स की स्पेंडिंग है, उसको स्पीड अप करेगी, रैंप अप करेगी। यहीं से पीएसयूज को भी मौका मिलेगा, थोड़ा बहुत उनमें भी को ट्रैक्शन दिखेगा इनकी। तो हर वो सेक्टर जो कि एकदम नीचे जगह पर, क्योंकि अब मार्केट में वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी तब तक, और जो भी सेलिंग का दौर है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक रेस्पाइट वहां से जनवरी फरवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। मार्च तक जाकर, अप्रैल तक जाकर के ये अपने फिर से हो सकता है कि एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर जाए। अब आपको एज ए इन्वेस्टर करना क्या है? जो ट्रेडर्स हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों तरफ से ट्रेड करते रहें। जो कैश मार्केट के ट्रेडर हैं उनको क्या करना, देखिए कैश मार्केट में आप जो स्विंग ट्रेडर हैं वो क्या करें, मैं उनके लिए बताता हूं। पहली चीज, आप सीधी सी बात देखें, अभी कोई भी आप अगर कैश है तो उसको लेके बैठे रहें, डेफिनेटली कैश होना, क्योंकि ट्रेडर है तो कैश होना पड़ेगा, स्टॉप लॉस बुक करके आप निकल चुके होंगे, तो कैश लेकर के बैठे रहिए। जब मार्केट में रिवर्सल दिखेगा, यानी जब पहला हायर हाई बने, तो वेट करिए एक पहले पुल बैक का, और जब पहला लो देखिए कि पिछले लो के ऊपर बन रहा है, वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर वहां से जब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, तब आप वहां पर अपनी ट्रेड्स लेने शुरू करें। हड़बड़ी नहीं करनी है मार्केट में, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए ये जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का जो जोन होता है, ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, और आज के डेट में अगर आप डेटा देखें तो लगभग 2-2.5 हजार करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने की है, ठीक है। और स्मार्ट मनी यहां पर बाय करती है 200 डे पर, और लगभग 6,500 करोड़ के आसपास की, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो 6,500 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो डीआईआईज ने की है। तो बाकी जो लगभग 3-3.5 हजार की जो सेलिंग है वो कहां से आई है भैया? तो कहीं ना कहीं वहां पर पैनिक आया है रिटेलर्स के बीच में। रिटेलर्स पैनिक हो जाते हैं और वो सेल करते हैं, तो जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो यहां पर एक्यूमुलेट करेगी। 200 डे मूविंग एवरेज इसीलिए इंपॉर्टेंस माना जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि यहां पर बिग मनी या जो बड़ी फंड मनी होती है वो यहां पर अच्छे तरीके से डिप्लॉय करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली, और फिर एक मूव के लिए आगे वो प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो होल्डिंग पीरियड है वो होराइजन लंबा। तो अब आप समझ गए आपको करना क्या चाहिए एज एन इन्वेस्टर। आप ट्रेंच में, जैसे अभी 200 डेप पर आ गया तो अब तुरंत नहीं डालें, आपके पास इन्वेस्टेबल कैश पड़ा है तो उसका 25% अभी डालें। फिर अगर थोड़ा और नीचे जाता है 5% के आसपास, तो फिर वहां पर 25% डालें। वहां से फिर पुल बैक अगर होकर के थोड़ा 5% ऊपर आता है तो आप वेट करें एक पुल बैक होने का, नीचे आने का। अगर वहां से फिर वो ऊपर जाता है फिर वहां पर डालें। इस तरीके से आप ग्रेजुअल मैनर में इन्वेस्ट करें, हड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मनी, पैसा सबका लिमिटेड है, चाहे कितने भी बड़े आप ट्रेडर हो, कितने बड़े इन्वेस्टर हो, सबके पास पैसा लिमिटेड है। आप अभी कह लो कि आप अभी पैसा डाल दीजिए, पता चला कि मार्केट और यहाँ से 5% नीचे चला गया, तो आपको लगेगा ओ खरीदते ही लॉस। तो ये इस तरीके से, इस सिनेरियो से बचने का ये तरीका है कि सिस्टमेटिक वे में आप डालें, ठीक है। जो लोग एसआईपी करते हैं वो तो एसआईपी कर ही रहे हैं, एसआईपी रुक नहीं रही है, कोई भी एसआईपी रोक नहीं रहा है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो। और जब वो एक बात चल रही है कि रिडेम्पशन प्रेशर आ सकता है, मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। इंडियन पॉपुलेशन जो है ना वो इतनी मैच्योर हो चुकी है, और चूंकि गवर्नमेंट सेम कंटिन्यू कर रही है, तो यहां पर वो रिडेम्पशन की नहीं बल्कि और खरीदने की बात सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अवेयरनेस आई है ना इंडियन माइंडसेट में पॉपुलेशन की, वो बहुत ही स्ट्रांग अवेयरनेस आई है, और ये अवेयरनेस इस मार्केट को काफी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेरा एक सिनेरियो है, एक सिंपल सी मेरी एक एनालिसिस है। अब बाकी तो हम मार्केट को देखते हैं कि किस तरीके से आगे पैन आउट होता है। कहते हैं ना, वो कहावत है कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, तो देखेंगे भैया किस करवट ऊंट बैठता है, और आने वाले समय में जो है वो क्या मार्केट रंग दिखाता है। लेकिन हम और आप इसको बैठ करके देखें, स्टडी करें, ये सब के सब एक्सपीरियंस है आपको फ्यूचर की जर्नी में बहुत काम आए, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।